ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद हमें ब्रेन दिखता है और फिर जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सर्जरी करके, सर्जरी के बाद हम इन चीज़ों को वापस क्लोज कर देते हैं। तो ड्यूरा वापस क्लोज कर देते हैं, स्कल जो है उसको भी वापस बोन को रिप्लेस कर देते हैं और अब तो हम रूटीनली बोन को भी हम फिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो पहले के ज़माने में ऑपरेशन के बाद जो गड्ढे दिखते थे अब उस तरीके का गड्ढा भी नहीं होता, तो जैसे नॉर्मल इंसान के जैसा ही वो अपीयरेंस भी लगता है। क्योंकि अभी कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आजकल जो है काफ़ी सारी सर्जरीज हम बिना शेविंग के भी करते हैं, सिर्फ लोकल पार्ट जितना ऑपरेशन हमें करना है उतना एरिया ही हम शेविंग कर देते हैं। स्कार भी अब छोटा आता है बिकॉज टाँके भी काफ़ी लेटेस्ट आ गए हैं, तो स्कार भी छोटा सा पतला सा आता है जो यूजुअली बालों के अंदर छिप जाता है। तो काफ़ी कॉस्मेसिस की तरफ भी अब इसमें सुधार आए हैं। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। अब ये जो पावर है ये किसके पास है? ये हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं दिमाग। अब ये हमारे पूरे बॉडी को ही नहीं, हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किसे दिखाना चाहिए, इसे रिपेयर कैसे करते हैं और बाकी इसकी अच्छी हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आज आपको पता चलेंगी क्योंकि आज है हमारे साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर पार्थ जानी। लेट्स वेलकम टू द गेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस शो। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू फॉर इनविटेशन। ओके, सो सर सबसे पहले तो ना बहुत सारे सवाल है मुझे दिमाग में, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड शो है। एक न्यूरो सर्जन, एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट, ये तीनों के तीनों जो है वो दिमाग के साथ डील करते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किसके पास जाना चाहिए कौन सी बीमारी को लेकर के? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन और साइकेट्रिस्ट में काफ़ी ओवरलैप होता है। सो साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन की थॉट प्रोसेस को रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है उनको डील करता है। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोच विचार आ रहे हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही है, या मुझे डिप्रेस्ड फीलिंग हो रहा है, या मेरे बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस है कि मैं ज़्यादा एग्रेसिव हो गया हूँ। तो ये सारे बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स रहती है ये सब को साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो दवाइयों से पेशेंट का इलाज करते हैं और ऐसी कंडीशंस ब्रेन की होती है जिनकी दवाई से इलाज पॉसिबल है। जैसे कि माइग्रेन सबसे कॉमन कंडीशन हम देखते हैं, माइग्रेन है, या फिर पार्किंसंस डिजीज़ है, एपिलेप्सी है, एल्जाइमर्स डिजीज़ है। ये सारी डिसीज़ जो है ये न्यूरोलॉजिस्ट प्राइमरीली ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। और न्यूरो सर्जन जो होता है वो ब्रेन का ऑपरेशन के द्वारा इलाज करता है। तो ऑपरेशन के द्वारा, जैसे अगर आपको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, ब्रेन में कोई हेमरेज हो गया है बड़ा सा, कोई एन्यूरिज्म है, कोई बलून जैसा है जो फट गया है, या ब्रेन के अंदर की कोई दूसरी आपको प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी के द्वारा उसका इलाज पॉसिबल है, जैसे कि पानी भर जाना, हाइड्रोसेफेलस, तो ये सारे इलाज जो है ये न्यूरो सर्जन करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक जैसे कि स्ट्रोक एक ओवरलैपिंग टॉपिक है, तो प्राइमरीली न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक का इलाज करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरो सर्जन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जिसमें एक टीम भी चाहिए होती है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन की ज़रूरत हो। राइट। अब सर जैसे आपने की ये बात की कि न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो सर्जरी से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे ब्रेन की सर्जरी। इट्स आपके लिए बहुत नॉर्मल है क्योंकि आप एक न्यूरो सर्जन है, लेकिन हम जैसे जो भी लोग हमारे आज एपिसोड को देख रहे हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी बात है दिमाग को निकाल के उसकी सर्जरी करना। तो कैसे करते हैं आप? दिमाग कैसे खोलते हैं? खोपड़ी के अंदर हमारा दिमाग होता है, उसमें कुछ कैसे, हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सर्जरी ऑफ ब्रेन? सो यस, एक्चुअली हम लोग अभी 2024 में हैं और न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही पुरानी आर्ट है जो कि पिछले 50 सालों में या 60-70 सालों में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है। तो बहुत सारी डिवाइसेस और सब कुछ अब इवॉल्व हो गया है। तो बेसिक मोटा मोटा जो हम ऑपरेशन करते हैं उसमें पेशेंट को पूरा एनेस्थीसिया में ही करते हैं।
हालांकि आजकल अवेक सर्जरीज भी होती है कॉमनली, जिसमें पेशेंट जागता है और ऑपरेशन होता है, बट कॉमनली पेशेंट को हम पूरा एनेस्थीसिया में उसको बेहोश करते हैं और फिर उसके जिस एरिया में प्रॉब्लम है, मान लो आगे के एरिया में प्रॉब्लम है, पीछे के एरिया में प्रॉब्लम है, उस एरिया के का स्किन को ओपन करके वहाँ का जो स्कल होता है, स्कल को हम ड्रिल से उसको कट करते हैं। वो भी आजकल लेटेस्ट ड्रिल्स आती है जिससे कि ब्लीडिंग वगैरह भी कम होता है, ज़्यादा उसमें इंजरी नहीं होती है, तो वो उससे उतना पोर्शन ऑफ हम स्कल निकालते हैं। फिर उसके ऊपर एक ड्यूरा होती है जिसको हम, ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद हमें ब्रेन दिखता है और फिर जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सर्जरी करके, सर्जरी के बाद हम इन चीज़ों को वापस क्लोज कर देते हैं। तो ड्यूरा वापस क्लोज कर देते हैं, स्कल जो है उसको भी वापस बोन को रिप्लेस कर देते हैं, और अब तो हम रूटीनली बोन को भी हम फिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो पहले के ज़माने में ऑपरेशन के बाद जो गड्ढे दिखते थे, अब उस तरीके का गड्ढा भी नहीं होता, तो जैसे नॉर्मल इंसान के जैसा ही वो अपीयरेंस भी लगता है, क्योंकि अभी कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से एक मोटा मोटा सर्जरी होता है। हमने फिल्मों में देखा है कि जब सर्जरी ब्रेन की होती है बेसिकली, जैसे गजनी में भी हमने देखा था, तो उसको है ना एक स्कार रह जाता है, या फिर उसके बाल सारे कट जाते हैं, ये सब होता है। सो ये अभी आजकल जो है काफ़ी सारी सर्जरीज हम बिना शेविंग के भी करते हैं। सिर्फ लोकल पार्ट जितना ऑपरेशन हमें करना है उतना एरिया ही हम शेविंग कर देते हैं। स्कार भी अब छोटा आता है, बिकॉज टाके भी काफ़ी लेटेस्ट आ गए हैं, तो स्कार भी छोटा सा पतला सा आता है जो यूजुअली बालों के अंदर छिप जाता है। तो काफ़ी कॉस्मेसिस की तरफ भी अब इसमें सुधार आए हैं। राइट। अब दिमाग की बात करें तो हमें बचपन से बताया गया है हमारे पास दो दिमाग है, एक छोटा दिमाग है, एक बड़ा दिमाग है, और छोटा दिमाग जो है वो कम काम करता है, बड़ा दिमाग ज्यादा काम करता है। क्या ये बात सच है? दोनों का क्या काम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सो जो मैं कहूँगा, जो एनालॉजी है, इस छोटा दिमाग बड़ा काम करता है, और बड़ा दिमाग छोटा काम करता है। सो छोटा दिमाग जो है वो हमारे पीछे के हिस्से में ज़्यादा होता है, उसको हम ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम वाला पार्ट बोलते हैं। वो यूजुअली उसका सारे बेसिक फंक्शंस उसके अंदर ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे हार्ट, हम लोग का हार्ट बीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें कभी सोचना नहीं पड़ता कि अभी सांस लेना है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये सारे जो ऑटोमेटिक फंक्शंस है ब्रेन के, हमें भूख लग रही है, या ये जितने भी सेंटर्स है जो ऑटो मोड पे चल रहे हैं, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप में अभी कॉन्शियस है, अलर्ट है, कोई कोमा का पेशेंट है वो अलर्ट नहीं है, तो वो अलर्टनेस जो है वो भी इस छोटे दिमाग वगैरह में इसमें होती है। प्लस जो आईज का कंट्रोल, फेस का कंट्रोल, ये जो क्रेनियल नर्व्स वगैरह का कंट्रोल है, ये सब छोटा दिमाग से कंट्रोल। सो छोटा दिमाग बड़ा काम करता है। पूरा ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो उसके ऊपर ही है। अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है तो सांस लेना रुक सकता है, धड़कन रुक सकती है। सो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। सो अब बड़ा दिमाग है जो छोटा काम करता है। तो जो बड़ा दिमाग है उसका काम है, सोचते हैं कि हम बंदर से इंसान बने, इवॉल्व हुए, तो हम में काफी सारी स्किल्स हुई कि हम चलना सीखे, दौड़ना सीखे, शिकार करना सीखे। तो ये जो हमारी सारी स्किल्स जो डेवलप हुई, जो हमारे हायर फंक्शंस डेवलप हुई, ये सारा काम बड़ा दिमाग करता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है। तो जैसे हमारी मेमोरी है तो टेम्पोरल लोब्स है, हमारे स्किलफुल काम है कि जैसे कि हम, कुछ लोग बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, तो ये सारी जो बारीक काम है, जो छोटी छोटी आर्ट है, छोटा छोटा काम है, फाइन वर्क है, ये बड़ा दिमाग कर रहा है। जितना इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसका फ्रंटल लोब इतना ज्यादा डेवलप होता है। तो ये सब उसमें है, एटिकेट्स है, कैसे किसी से बात करना है, सामाजिक तौर पे कैसे बिहेव करना है, ये सारा बड़े दिमाग का फंक्शन होता है, फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है। अब छोटे दिमाग और बड़े दिमाग को देखा जाए तो दोनों एक जैसे लगते हैं। छोटा दिमाग कैसे छोटा होता है, बड़ा दिमाग बड़ा होता है, ऐसा होता है? वो एक लंबा सा इस तरीके के आकार का होता है जो ब्रेन स्टेम होता है, और सेरिब्रम होता है वो जो हम आमतौर पे जो ब्रेन का जो फिगर देखते हैं पूरा सा, वो बड़ा दिमाग होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब जैसे कि हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि कोई कोमा में चला गया है, या फिर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो हर एक चीज में जैसे एडवांसमेंट हुई है वैसे ही
आई एम श्योर कि न्यूरो साइंस में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई होंगी। तो व्हाट आर दोज एडवांसमेंट्स कि आजकल जो सर्जरी में आप यूज करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स? सो बहुत सारी एडवांसमेंट्स पिछले 20 साल में न्यूरो सर्जरी में हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड ड्रिल्स अब आ गई हैं, जिससे कि ड्रिल से बहुत अच्छे से हम स्कल को कट कर सकते हैं। अंदर बारीकी से ऑपरेशन करने के लिए अब हमारे पास माइक्रोस्कोप्स है, जिसमें 40x तक आप जूम कर सकते हैं। मतलब आपका जो बाल है वो भी आपको फिंगर जितना मोटा दिखेगा। सो इट इज़ सच उसमें वो है। और जैसे कि एंडोस्कोप्स आ गए, तो अब नोज के थ्रू ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो सकता है, स्कल को खोले बिना भी। तो जैसे अभी हाल ही में हमने 3-4 ऐसे ऑपरेशंस किए जिसमें हम वाया नोज गए और हमने पूरा ट्यूमर निकाल लिया, तो ब्रेन ओपन ही नहीं करना पड़ा। सो ये भी एक है। फिर दूसरा जो एडवांसेस है कि नेविगेशन सिस्टम अब हमारे पास आ गया है। तो जैसे कि आप गूगल मैप्स में आप यहाँ से कोई एड्रेस में जाना है, आप नेविगेशन में डालते हैं, वो आपको एग्जैक्ट पाथवे और मैप बताता है। ऐसे अब ब्रेन नेविगेशन आ गया है। सो अगर आपको जैसे कहीं पे ट्यूमर है, आपको वहाँ पे जाना है, तो आप उसका MRI जो है उस मशीन में प्रोग्राम करें तो आपको एग्जैक्ट वो ट्रेजेक्ट्री बताएगा कि इस जगह पे जाएंगे तो आपको ट्यूमर मिलेगा। सो ये ब्रेन नेविगेशन सिस्टम्स भी अब आ गए हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इवोल्यूशन आ गया है। MRI के अंदर भी फंक्शनल MRI आ गए कि कौन सा पार्ट मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, कौन सा पार्ट बोलने के लिए जिम्मेदार है, ये आप एग्जैक्ट मैपिंग कर सकते हैं। फिर एग्जैक्ट इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग आ गया है, जिसमें आप ऑपरेशन के दौरान उस नर्व और मसल्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आप अगर ब्रेन में कोई हिस्सा को टच कर रहे हो तो आप उसको चेक कर सकते हो कि वो उस हिस्सा एक्चुअल में वो पैर का ही हिस्सा है कि हाथ का हिस्सा है जो कंट्रोल कर रहा है। सो ये चीज़ें कॉर्टिकल मैपिंग और न्यूरो मॉनिटरिंग, सो बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस अब आ गए हैं। राइट। सो जिससे कि सर्जरी के आवर्स भी शायद कम होंगे। सर्जरी के आवर्स भी कम हो जाते हैं और पेशेंट्स की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले के ऑपरेशन के बाद जो ज़्यादा पेशेंट्स को दिक्कत आ जाती थी, पैरालिसिस वगैरह कुछ हो जाता था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते, वो कॉम्प्लिकेशंस के रेट धीरे धीरे कम होने लगे इन सारी चीज़ों से। राइट। अब जैसे कि कोई एज होती है, जैसे कि कोई 60 इयर्स का है, कोई 70 इयर्स का है, तो उनको अगर कोई नॉर्मल नीज की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं कि सर्जरी करवाना है या अभी 17 साल तो जी लिया हमने, करवाना है नहीं करवाना है, ठीक है, तो वो डिसीजन उस हिसाब से लेते हैं। ब्रेन के केस में कैसा होता है, क्या उसको एज मैटर करता है या फिर इट कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम एंड इट कैन गिव इट्स इफेक्ट्स? सो यूजुअली 70-80 इयर्स तक ब्रेन सर्जरी काफ़ी सेफ रहती है, और बिकॉज ऑफ नई टेक्निक्स और एनेस्थेशिया भी अब काफ़ी बेटर हो गया है, तो एनेस्थेशिया में भी काफ़ी इवोल्यूशन आ गया है, तो 70-80 इयर्स तक ब्रेन सर्जरीज काफ़ी सेफ रहती हैं। यस, 90+ और उस एज पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है एनेस्थेशिया पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो हम लोग एज ए डॉक्टर्स और जो सोचते हैं हर सर्जरी के पहले, वो हमेशा ये सोचते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट। तो अगर किस पेशेंट के अंदर, हर पेशेंट का वो इंडिविजुअल रहता है रिस्क बेनिफिट रेशियो। सो अगर किसी पेशेंट में रिस्क इज मोर देन द बेनिफिट, तो हम ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं, और अगर रिस्क इज लेस देन द बेनिफिट जो हमें मिलेगा, तो उसमें हम ऑपरेशन के लिए जरूर पेशेंट को मनाते हैं। राइट, ओके। अब आगे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास ज्यादातर आते हैं आजकल, कौन सी ब्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? मैंने एक सुना है ब्रेन स्ट्रोक बढ़ गया है, और बाकी कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो आजकल आपको ज्यादा दिख रही पेशेंट्स में? 2 प्रॉब्लम्स मुझे जो सबसे ज्यादा बॉदर करती है, वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी, जैसे ब्रेन ट्यूमर भी आजकल बड़े हैं, क्योंकि डायग्नोसिस भी काफ़ी बड़ा है। पहले क्या ब्रेन ट्यूमर होता था तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता था, वो एक्सपायर हो जाते थे, कोई MRI भी नहीं होता था फैसिलिटी, तो अभी MRI हर जगह हो जाता है, तो अब वो डायग्नोसिस भी बड़ा है। तो 2-3 प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ये सारी चीज़ें अब बड़ी है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा बॉदर करती है और जो मुझे लगता है कि जो मुझे बताना है, वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ओके। सो आप इस चीज़ से हम सब लोग वाकिफ़ है कि
इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, हमारा देश इतना आगे जा रहा है, इतना फास्ट ग्रोथ हो रहा है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे पास मैक्सिमम यंगस्टर की पॉपुलेशन है, जो कि इसका बैकबोन है इस विकास का। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स बिना हेलमेट के अभी ड्राइव कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स विदाउट सीट बेल्ट्स, रैश ड्राइविंग हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे कोमा में आ रहे हैं, सिर फटा हुआ है। सो समहाउ हम लोग अपने यंगस्टर्स को लूज कर रहे हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अवॉइडेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं, और कोई पेशेंट एक्सीडेंट होकर न्यूरो सर्जरी की तरफ ना आए, किसी का ऑपरेशन ना हो, तो उससे बहुत बड़ा गेन हमें मिल सकता है। तो ये चीज़ों में अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है नंबर, इवन सिटी एरियाज में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। पहले एक्सीडेंट्स हाईवे में होते थे, लेकिन सिटी एरियाज में भी अब आपको 70, 80, 90 की स्पीड में चलाते हुए इंसान दिख रहे विदाउट हेलमेट, जो गिर रहे और फिर कोमा में हमारे पास आ रहे हैं। और फिर उसके बाद पेरेंट्स की जो कंडीशन रहती है, फाइनेंशियली पूरा ड्रेन हो जाता है फैमिली, और वो जो लड़का या लड़की जो भी है वो कभी अपने नॉर्मल शेप में नहीं आ पाता है। सो ये बहुत बड़ा लॉस है एक कंट्री के लिए, एक फैमिली के लिए, जिसको रोका जाना चाहिए। डेफिनेटली। तो अगर हम जैसे दही लेने भी जा रहे हैं जो बिल्कुल पास में है, तो भी हमें हेलमेट पहन के ही जाना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं हमारे खुद के लिए, हमारे जीवन के लिए, विच इज नॉट हम इतना कैजुअली इस चीज को नहीं ले सकते। सो वी शुड डेफिनेटली वेयर हेलमेट्स। सिर्फ आगे वाले नहीं, पीछे भी जो बैठ रहे हैं वो भी डेफिनेटली हेलमेट पहन के ही चले। कहीं भी जाएं, आप चाहे 2 मिनट की दूरी पे भी जा रहे हो, प्लीज वेयर योर हेलमेट्स एंड गो। प्लीज डू नॉट रिस्क योर लाइफ। सर आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे फिल्मों में हमने देखा है, और अभी फेमस पर्सनालिटीज की भी जो सर्जरीज हमने देखी है, जहाँ पे सदगुरु जी की बात करें, अभी रिसेंटली उनको एक केस ऐसा हुआ था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वो व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड? सो जो सदगुरु जी का जो था, जो बेस्ड ऑन द प्रेस रिलीज जो अपोलो ने दिया था कि उनको करीबन 3-4 हफ्तों से सीवियर हेडेक हो रहा था। तो उनको एक तरफ ब्रेन में क्लॉटिंग हुई थी, जो कि एक हेमरेज बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज बोलते हैं, कि जो एक क्रॉनिक होता है, मतलब कुछ टाइम पहले हुआ होता है, तो लिक्विड जैसा होता है क्लॉट, हार्ड सॉलिड क्लॉट नहीं होता है। तो उनको करीबन 4-5 हफ्ते से हो रहा था। फिर उन्होंने करीबन 8 मार्च को महाशिवरात्रि का फंक्शन भी अटेंड किया डिस्पाइट ऑफ सीवियर हेडेक। फिर उनको और दिक्कतें बढ़ती गई। 15 मार्च के आसपास उनको डॉक्टर को भी उन्होंने कंसल्ट किया। डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, कि आप उसको मत करिए आगे, और रेस्ट करिए, और आप एडमिट हो जाइए मॉनिटरिंग में। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। बट स्टिल उसको भी उन्होंने थोड़ा सा वो सोचा कि नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अपना आगे का उनका कोई जॉइंट मीटिंग था, उसको भी उन्होंने 17 मार्च को अटेंड किया, या 16 मार्च को, आई डोंट नो द डेट। लेकिन फिर उसके बाद उनकी कंडीशन और बिगड़ गई। तो वो हेमरेज जो था उसके कारण सूजन और बढ़ गई ब्रेन के अंदर, और फिर उनको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा। और वो लकी थे कि बहुत ज़्यादा डिले उसमें नहीं हुआ, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल केस थे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें भी ज़्यादा डिले हो जाता तो वो हो सकता है कि परमानेंट कोमा में भी जा सकते थे। तो मुझे जो लगता है कि अगर आप सदगुरु है या आप कोई भी है, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने कुछ एडवाइस दिया है तो आपको उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, अपने हेल्थ के लिए आपको कभी डिले नहीं करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कल्चर है कि थोड़ी सी छोटी मोटी दिक्कत रहती है तो हम खुद ही से या फिर नियर बाय फार्मासिस्ट से दवाई लेके उसको चलाते रहते हैं। वो चीज़ को जो है, इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि ऐसे चलाना नहीं चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द नियर बाय डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, और जो भी वो बोल रहा है उसकी एडवाइस को फॉलो कर लेना चाहिए। I'm sure even you must have seen some cases like this. Would you like to share some? नहीं, हाँ, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हम देखते हैं जिसमें हम लोग कई बार बोलते हैं कि इसमें सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी का एक तो नाम सुन के ही काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो लेकिन ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर्जरी आज के ज़माने में काफ़ी सेफ हो गई है। सो इतना डरना नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि उसको डिले करने से जो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, रेदर देन कि उस टाइम पे है। राइट।
आपने कैसे कैसे चैलेंजिंग केसेस फेस किए हैं अपने करियर में जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स सक्सेस मिली हो और उसके बाद वो पेशेंट में आपने चेंज देखा हो? मैंने एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन कुछ फनी एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ कि मैंने रिसेंट में एक पेशेंट थे, वो एसटी बस के ड्राइवर थे। एसटी तो नहीं, बट नॉर्मल बस के किसी के ड्राइवर थे। तो वो उनको जो है दोनों तरफ से विजन लॉस हो रहा था, तो उनके ड्राइविंग में थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आ रही थी, बट वो उसको डीले करते जा रहे थे। वो चला रहे थे कि नहीं कुछ नहीं है करके थोड़ा सा वो है, तो उसको ड्रैग करते जा रहे थे। फिर एक दिन थोड़ा सा ऐसा ही हो गया कि कुछ उनको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और वो बस चला रहे थे और उन्होंने कहीं पे जस्ट थोड़ा सा उनका टकरा गया बस का। तो इट वाज वो कि फिर उनको बोला गया कि भाई आपको क्या कुछ दिक्कत है, आप चेक वगैरह करवाओ। तो उनको पता चला कि उनको एक ट्यूमर था, जो कि जो आंखों की नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व्स है, उसको वो प्रेस कर रहा था। तो उसके कारण उनका विजन खराब हो रहा था। तो देन उनको बोला गया कि नाउ यू आर नॉट अलाउड टू, कि आप बस नहीं चला सकते और आप इसका इलाज जो है पहले कराइए। तो वो मेरे पास आए थे, फिर उनको हमने एंडोस्कोपिकली थ्रू द नोज हमने ऑपरेशन किया, पूरा ट्यूमर निकाला। तो अभी उनका विजन एकदम नॉर्मल है, पूरा अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं और ना अभी वो बेसिकली ड्यूटीज वगैरह ज्वाइन करने के प्रोसेस में है, फिटनेस वगैरह में। तो ये भी मुझे लगता है कि एम्प्लॉइज का चेकअप भी एक रेगुलरली थोड़ा सा होना चाहिए। वेरी ट्रू। कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा ही होता है कि एक बार जब आप पहली बार ज्वाइन करते हो तो आपका हेल्थ चेकअप हुआ, उसके बाद आपको क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है ब्रेन की कि जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट साइड का मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। सो उसमें क्रॉस ओवर होता है। तो ये फोटोग्राफर वाज अ राइट हैंडेड, तो राइट हैंड से ही वाज टेकिंग द फोटोज इन सम वेडिंग, और उसके लेफ्ट ब्रेन में कहीं कोई छोटा सा ट्यूमर जैसा था। तो वो ट्यूमर से उसको सीजर आया, खींच आई, और उसका हाथ से कैमरा गिर गया। और वो उसको कंटिन्यूस सीजर आता रहा, तो वो अपना काम नहीं कर पाया और उसको फिर सीजर की दवाई लगी। एक दवाई से सीजर नहीं रुका, फिर 2 दवाई 3 दवाई के बाद भी वो सीजर बीच बीच में उसको आ रहा था, तो प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर वो मेरे पास आया, जब देखा तो उसमें ट्यूमर था जिसके कारण ये सीजर आ रहा था। तो देन हमने सोचा कि इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। अब इसमें ऑपरेशन में जो मेजर रिस्क था, क्योंकि वो ट्यूमर उस एरिया में था जो उसके हाथ का कंट्रोल था। तो अगर ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान कुछ डैमेज हो जाए तो उसके हाथ, राइट हैंड उसका चला जाता। और वो पूरा फैमिली का एक ही अर्निंग मेंबर था, वही ब्रेड अर्नर था। तो ही वाज लाइक कि सर मैं ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड कि क्या होगा ऐसा। तो देन हमने उसको थोड़ा सा उसको आश्वासन दिया और हमने उसका सर्जरी किया। हमने एक लेटेस्ट अप्रोच होता है ट्रांससल्कल अप्रोच, उससे उसका सर्जरी किया, जो लेटेस्ट टेक्निक है माइक्रोस्कोपिक। तो उसका पूरा ट्यूमर हमने जो है वो निकाल दिया, और अभी वो नॉर्मली प्री वेडिंग फोटोशूट्स वगैरह सब कर रहा है और उसको कोई वीकनेस नहीं है। वाओ, तो हाउ अमेजिंग। तो ये काफी ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर भी बन जाता है एज अ डॉक्टर, लेकिन ठीक है। बट यू डायग्नोज इट करेक्टली एंड देन उसके बाद उसका सोल्यूशन मिलना इज वेरी नेसेसरी आज के तारीख में, क्योंकि अगर देखो वो ड्राइवर जो है वो अपने चश्मे बदलते रहता है या कुछ करते रहता, तो शायद उसका सोल्यूशन उसको मिल नहीं पाता। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप सही से लोग आपके पास आ रहे हैं तो आप उसको सही डायग्नोज भी कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में होती है इंटरेस्टिंग, अगर चीजें बताएं तो कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है या फिर कॉन्शियस माइंड होता है, तो जो मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो इसका साइंस से कुछ लेना देना है आपको? इसके कुछ रिपोर्ट्स दिखते हैं? सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल थियरी है, और वो काफी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और उनका कॉन्शियसनेस और आपके बिहेवियर और उन चीजों पे काफी इफेक्ट होता है। So it is there, and it has been there in a lot of theories which are there. So do you believe that it is there? Yeah, it is there, and there has been lot of books by Sigmund Freud about this subconscious mind and the power on it. Okay. अब आइंस्टाइन का दिमाग कहते हैं कि उसने 20 to 25% यूज किया था। हम जो है हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, हम पूरा यूज नहीं करते हैं। क्या ये बात सच है?
मुझे लगता है कहीं कुछ हद तक ये बात बहुत सही है। जो परसेंटेज है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यस हम काफ़ी हद तक अपना जो माइंड है वो एक सिंगल ट्रैक पे ही यूज़ करते हैं। तो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होता जाता है। तो वो मुझे लगता है कि उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और लैटरल थिंकिंग पे भी थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए, तो उससे हम मैक्सिमम अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इट इज ट्रू कि हम बहुत ज्यादा हमारा दिमाग यूज नहीं करते, जो ऑटोमेटिक चल रहा है वो चलने दे रहे हैं। ओके, अब कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद आप बता सकते हैं कि जब आप दिमाग को देखते हैं सर्जरी के टाइम पे, तो उसको टच करते वो कैसा होता है? इज इट हार्ड, इज इट सॉफ्ट? सो इट्स अ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, उसको ऐसे टक टक करके टच नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, रेड और वेन्स होती है, और इनमें से अगर कुछ भी इवन 0.1/0.1 भी कुछ अगर हमने गलती से उसको डैमेज किया है तो उसका इफेक्ट हमेशा ऑपरेशन के बाद आ सकता है। किसी का बोलना बंद हो सकता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग। एंड छोटे बच्चों का दिमाग जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, एंड जब आदमी 17-80 साल का हो जाता है तो क्या वो छोटा होने लगता है? क्या बिल्कुल होता है। जैसे जो जब बर्थ होता है तो सबसे लार्जेस्ट जो अगर आप देखें ना, तो अगर कोई बॉडी पार्ट इनटू टोटल बॉडी पार्ट का जो रेशियो अगर देखें तो सबसे लार्जेस्ट होता है हेड। बेबी का आप देखेंगे हेड सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसका वजन भी मैक्सिमम होता है। बेबी का वजन 3 किलो होगा, 3.5 किलो होगा, हेड का वजन ही बहुत ज्यादा होगा। सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो 1 साल की उम्र तक ब्रेन का ग्रोथ मैक्सिमम होता है, करीबन 80-90% तक ब्रेन ग्रो होता है मैक्सिमम। फिर उसके बाद से उसका ग्रोथ होता रहता है टिल सम एज, और उसके बाद ग्रेजुअली ब्रेन श्रिंक होना शुरू कर देता है। 50 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद ब्रेन श्रिंक होना शुरू करता है। तो 80 ईयर्स या 90 ईयर्स का जो ब्रेन है वर्सेस जो 10 ईयर्स का या 5 ईयर्स का ब्रेन है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उसमें काफी श्रिंक हो जाता है। इसीलिए हम कभी ओल्ड एज पेशेंट्स के MRI करवाते हैं कई बार, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि ब्रेन इज एट्रोफीड। एट्रोफी मतलब उसको श्रिंक हो जाना, कमजोर हो जाना। एंड नाउ जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी अबाउट द राइजिंग केसेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है, ब्रेन स्ट्रोक कब आता है, कैसे आता है, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, एंड जब किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है तो उसके आसपास वाले लोग हैं उसको क्या मदद कर सकते हैं? लाइक प्राइमरी क्या हमें करना चाहिए? यूजुअली ब्रेन स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली या तो फोकल डेफिसिट्स होते हैं, जैसे कि बोलना बंद हो गया, हमसे हमारे साथ बैठे हैं और बोलना बंद कर दिया, या उनका हाथ बंद हो गया चलना, या पैर बंद हो गया चलना, या फिर उनको पूरा ही दौरा पड़ गया तो वो पूरे ही सीजर आ गया, या फिर वो खुद ही पूरे ही बेहोश हो गए। तो कॉमन चीजें, या तो फेस टेढ़ा हो गया, तो ये सारी चीजें ये ब्रेन स्ट्रोक के कॉमन लक्षण है, जो सामने ही देख के आइडिया लग जाएगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक है। अब अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो सबसे बेस्ट और सेफेस्ट तरीका होता है कि उसको नियर बाय टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कर देना। लेकिन साथ साथ में अगर पेशेंट को, आपको लगता है कि पेशेंट डायबिटिक भी है, दवाइयां ले रहा है, तो उसका शुगर लो हो गया होगा या ऐसा कुछ भी है, तो आप उनके टंग पे ग्लूकोज वगैरह भी रख के थोड़ा सा उनको वो भी दे सकते हैं, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हुआ है, शुगर मान लो बहुत लो हो गया, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा है कि उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना। अगर वो गिरने वाले लगे, आपको लगे, तो उनको तुरंत पकड़ लो, उनको सपोर्ट कर लो, ताकि उनको और कोई सेकेंडरी चोट ना लग जाए, कोई टेबल पे टकरा के या ऐसे कोई चोट ना लग जाए। यूजुअली ब्रेन स्ट्रोक के जो कारण है वो काफी हद तक जो हम हार्ट अटैक के और हार्ट स्ट्रोक के जो कारण होते हैं उनसे मेल खाते हैं। कि जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल का डाइट खाते हैं, तो जो जैसे हार्ट की नलियां जमती है, ऐसे ब्रेन में भी क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लॉकेज हो सकता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट है, हाई बीपी है, अगर आप बीपी की दवाइयाँ नियमित तौर पे नहीं ले रहे तो आपको हेमरेज भी हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। फिर स्मोकिंग है, दूसरी चीज़ें की मोटापा है, ओबेसिटी है, तो ये सारे ब्रेन स्ट्रोक के कारण है। जैसे कुछ कंजेनाइटल है, कुछ जन्मजात है, तो उसके कारण हम कई बार सुनते हैं कि 25 साल के लड़के को स्ट्रोक आ गया,
या 30 साल के लड़के को स्ट्रोक, इतने यंग एज में स्ट्रोक आ गया, तो उसमें जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, तो वो भी एक कारण है। लेकिन काफी हद तक जो अवॉइडेबल कारण है वो यही सारे कारण रहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिनसे ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है। और अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें यूजुअली या तो सीटी स्कैन या एमआरआई पहले करना होता है, और उसके बाद हम लोग जो होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी जो असेसमेंट होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, और साथ में न्यूरो सर्जन और न्यूरो इंटरवेंशन के डॉक्टर रहते हैं। तो अगर तो सिर्फ ब्रेन में कोई क्लॉट है जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन के अंदर, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट मेडिसिन से, आईवी मेडिसिन देके उसको क्लॉट को रीओपन कर सकते हैं। अगर वो ओपन हो जाता है तो वापस ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा, तो हाथ और पैर का मूवमेंट इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर वो उससे ओपन नहीं हो रहा, या फिर वो मेजर क्लॉट है कि वो उससे ना भी खुले, तो हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को एंजियोग्राफी करके, जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं ऐसे ही उसको एंजियोग्राफिकली ब्रेन की एंजियोग्राफी करके जिस जगह पे क्लॉट है तो उसमें हम अंदर एंटर करते हैं और उस क्लॉट को पकड़ के पूरा रिमूव कर देते हैं। तो जिससे ब्रेन सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। तो ये भी हम लोग, मैं आमतौर पे मैं इस चीज को करता हूँ, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी को। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइमिंग। सो यूजुअली बोलते हैं कि 4 घंटा से 6 घंटे के बीच में अगर कोई पेशेंट पहुंच जाए अस्पताल तो हम इसको कर सकते हैं। और जो थ्रोम्बेक्टोमी का टाइमिंग जो मैंने बताया उसका यूजुअली 12 घंटे का कट ऑफ रहता है। तो अगर मान लो आपको आज लकवा हो गया और आप 2 दिन के बाद न्यूरो सर्जन के पास जा रहे हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और वो लकवा लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो मेरा यही व्यूअर्स को एडवाइस है कि अगर किसी को भी स्ट्रोक हो रहा है इमीडिएटली उसको लेके आइए, जिससे कि हम गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये 6 घंटे को हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं, कि अगर इसके बीच में हम वो क्लॉट निकाल दे तो वो उसका हाथ पैर चलना शुरू हो जाएगा, तो वो लाइफ लॉन्ग इंसान बेड रिडन नहीं रहेगा, वो नॉर्मल अपना फंक्शन कर पाए। राइट सर, अब जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स आपने बताया कि वो उसका मुंह टेढ़ा हो जाना, ये वो, तो ये सारा सिम्टम्स जो है ये किसी हार्ट के पेशेंट में भी आ सकते हैं, किसी पैरालिसिस के अटैक के पेशेंट में भी आ सकते हैं। तो उसको इमीडिएट बेसिस पे क्या घर पे कोई ऐसी चीज हम उनको दे सकते हैं कि जिससे उनका लाइक प्राइमरी कुछ हो जाए? सो यूजुअली घर पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है, और ये हार्ट के पेशेंट में बिल्कुल आ सकता है। कई बार क्या होता है, हार्ट में से भी कई बार कोई क्लॉट ब्रेन में चला जाता है, जो ब्रेन की किसी नस को ब्लॉक कर देता है। तो जिस एरिया में गया, मान लो बोलने वाले एरिया में वो क्लॉट गया है तो बोलना बंद हो जाएगा। सो उस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं। और जो पैरालिसिस है वो एक स्ट्रोक का सिम्टम है। स्ट्रोक होता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। राइट, ओके। और जो बीपी है या शुगर है या इनके पेशेंट है, उनमें ये रिस्क कितना रहता है? उनमें ये रिस्क बहुत हाई रहता है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की और डायबिटीज की जो मेडिसिन है उसको आपको रेगुलरली लेना है, और हर 3 महीने पे अपने जो फिजिशियन है उनको जरूर दिखाना, और इनमें अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको और बढ़ाना घटाना, कि उसको कंट्रोल में रखना। जितना आप कंट्रोल में रखोगे बीपी को, डायबिटीज को, उतना आपका स्ट्रोक का रिस्क कम रहेगा। ओके, अब हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं टेक अवे सेगमेंट, जहाँ से लोग जो है वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे या फिर अपने लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रेन को हेल्दी रखने के बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है स्लीप। हमारे ब्रेन में दिन भर में हम जो भी एक्सपीरियंसेस या स्ट्रेस लेते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस और स्ट्रेस का जो हीलिंग होता है वो स्लीप के दौरान होता है। तो इसीलिए अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो आपकी ब्रेन हेल्थ खराब हो सकती है। सो स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और सबसे इग्नोर्ड एस्पेक्ट है आज के जमाने में। True. और दूसरा जो मुझे लगता है वो है सोशल लाइफ। जितना आप सोशल लाइफ में एक्टिव होंगे, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ हैंग आउट करेंगे, उसको करेंगे, उतना आपका ब्रेन जो है एक वे ऑफ उसको एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक कंफर्ट जोन मिलता है। अच्छा। तो उससे आपका ब्रेन का हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाता है। वाओ। तीसरी चीज जो मुझे लगता है
वो जो कि सबको पता है बट कोई नहीं करता है, तो वो है डाइट। ठीक है, तो हेल्दी डाइट लेना, एंटीऑक्सीडेंट वाला डाइट लेना, हरी सब्जियां खाना, बाहर का खाना कम खाना। ठीक है, तो ये एक हेल्दी डाइट है ब्रेन के लिए। और जो चौथे चीज मुझे लगता है वो भी सबको पता है, आई थिंक पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट, वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। तो स्मार्टफोन्स का ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन रहता है, स्पेशली रील्स वगैरह जो हम देखते हैं, कंटिन्यूस रील्स वगैरह देखते हैं, उससे आपके ब्रेन और आपका अटेंशन स्पैन कम होता जाता है। तो और डोपामिन सर्च बहुत ज़्यादा रहता है उससे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो रात को सोने से 1 या 1.5 घंटे 2 घंटा पहले स्मार्टफोन नहीं यूज़ करिए। हो सके तो बेड टाइम कुछ पढ़िए, रीडिंग इज़ अ बेटर हैबिट ऐसा। और शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले चीज़ों को थोड़ा सा कम करिए। अगर आपको कुछ देखना भी है तो कुछ प्रोलॉन्ग देखिए, जिससे आप एट अ लेंथ देखिए। और जितना हो सके उतना अपना स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। और अगर हम बात करें प्रॉपर डाइट की, जो ब्रेन फूड्स कहलाते हैं, उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सो ब्रेन फूड्स के अंदर मोस्टली आर एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स सारे, जैसे कि विटामिन सी कंटेनिंग, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, नींबू पानी, नारियल पानी, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, ये सारे ग्रीन लीफी सारे वेजिटेबल्स, वेजीज। एक टाइम अगर आप मील में सैलड ले रहे हैं, अपने मील का ऑर्डर भी ऐसा रखिए कि पहले आप सैलड लीजिए, उसके बाद आप ग्रेन्स खाइए, सो दैट यू डोंट ईट मच एंड यू आर लाइक ओके, यू हैव सिक्योर्ड योर टुडे सैलड पोर्शन, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने फिल्मों में भी देखा है, किसी को अगर कोई मार देता है तो उसका दिमाग फट जाता है और फिर उसकी सर्जरी हो जाती है, उसको अल्जाइमर हो जाता है, वो भूल जाता है। और हमने सुना भी है कि पिछले जमाने में अगर कोई मारता था फिर वापस उसको दूसरा मारता था तो वो ठीक हो जाता था। हम रिमोट कंट्रोल में भी ऐसा करते हैं इंडिया में कि एक बार मारो तो वो ठीक हो जाए। ऐसा होता है? सो इसमें क्या, ये इसमें आधा सही है आधा गलत है। मतलब पहली बार मारने पे मेमोरी लॉस हो सकता है, लेकिन दूसरी बार मारने पे वो मेमोरी वापस नहीं आएगी। हो सकता है और मेमोरी लॉस हो जाए, जितना याद है वो भी भूल जाए, तो वो हो सकता है। सो ये बहुत ही गलत दिखाते थे फिल्मों में कि मारने से मेमोरी वापस आ जाती है सेम जगह पे। तो इट इज नॉट लाइक दैट। नहीं। जैसे कि कुछ बचपन में किसी को कुछ लग गया है, उस टाइम पे उसने शायद डायग्नोज ना करवाया हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे जाके उसके रिपरकशंस जो है वो उनको फ्यूचर में दिखते हैं, कुछ बड़ी सी कुछ चोट लगी हो तो उसकी वजह से उसके ब्रेन के कंट्रोल में या फिर उसके ब्रेन के फंक्शन में कुछ अफेक्ट होता है? हाँ, ये हो सकता है, बट अगर कुछ चोट लगी है तो ये उस वक्त पे ही मैक्सिमम चोट होगी। तो जो भी प्रॉब्लम फंक्शन में होगा वो उस वक्त पे ही होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। ओके। तो जैसे अगर मुझे आज चोट लगी है तो मुझे आज ही हाथ में कमजोरी आएगी या मेमोरी लॉस होगा, लेकिन मैं उस चीज का 10 साल के बाद बोलूंगा कि मुझे उस टाइम पे लगा था, और तो वो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और जब लगता है उस टाइम पे मैक्सिमम डैमेज होता है, उसके बाद रिपेयर होता है, हीलिंग होता है, तो धीरे 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 वो जो चोट है वो रिकवर हो जाती है, काफी हद तक रिकवर हो जाती है। राइट। अब एक आपसे एक मैसेज जानना चाहेंगे कि हमें हमारी लाइफ को, ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हिंडर करती है हमारे ब्रेन को, तो हमें अवॉइड करनी चाहिए? मुझे लगता है कि एक्सेसिव डोपामिन सर्जेस वाली चीज़ें को थोड़ा सा हम अवॉइड अगर कर सके, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेमिंग या फिर कंटिन्यूस फोन गेमिंग या फिर सोशल मीडिया का ओवर यूसेज, तो इन चीज़ों से आपका थॉट प्रोसेस एक ही लूप में चलता रहता है। और जो चीज़ें आप कर सकते हैं फॉर बेटर हेल्थ, ब्रेन हेल्थ इज रीडिंग, काफ़ी चीज़ें आपका रीडिंग बढ़ाना, फिर कुछ सुडोकू या उस तरीके की गेम्स, या फिर आप कोई मार्शल आर्ट सीख सकते हैं जिससे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट्स आपकी बहुत अच्छी होंगी। आप कोई दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं जिससे कि आपका ब्रेन और एंगल्स में वर्क करेगा। इन चीज़ों से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आप चीज़ों को मेमोराइज करें, जैसे आज के ज़माने में हम किसी का भी फ़ोन नंबर याद नहीं होता हमें, जब से मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। तो अगर हम सबका फ़ोन नंबर याद करके
वो डायल करना शुरू करे, तो एक्चुअली वी आर यूजिंग अवर ब्रेन somehow, some way or the other way. So the more you get less digitally dependent and more you are dependent on yourself, उतना आपका ब्रेन एक्टिव होता जाएगा। इसको हम एक तरीके से और स्पोर्ट्स, मुझे एक लगता है कि स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स काफी कम हो गया है, कि जब हम छोटे थे तो बाहर खेलते थे, वो चीजें कम हो गई है। योगा मेडिटेशन से ब्रेन का हेल्थ बहुत इम्प्रूव होता है, तो उसकी वो भी करना चाहिए। तो इन चीजों से आपका ब्रेन डेवलपमेंट काफी स्पीड अप हो जाता है। राइट, इसको एक तरीके से हम ब्रेन एक्सरसाइजेस कह सकते हैं। यस। जैसे हमारे बॉडी में कुछ अगर होता है तो हम एवरी 3 मंथ्स कुछ रिपोर्ट्स करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे। तो ब्रेन के लिए क्या ऐसा कुछ रेगुलर चेकअप होता है कि ठीक है अभी ऐसा कुछ होता है? नहीं, ब्रेन के लिए ऐसा कोई चेकअप नहीं है कि उस रेगुलर बेसिस पे MRI या CT कराने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कोई चेकअप नहीं होता। हाँ, यस, जापानीज पॉपुलेशन जो है उसमें जैसे ब्रेन में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म, जिसमें गुब्बारा बन जाता है और गुब्बारा ब्लास्ट कर जाता है। तो जापानीज पॉपुलेशन के अंदर एन्यूरिज्म की जो प्रिवेलेंस है कि वहाँ के लोगों में वो काफी हाई है। तो वो लोग अपने लोगों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट सबका करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं भी होती तो भी वो लोग एक बार CT स्कैन, एंजियोग्राफी या MR एंजियो कर लेते हैं एक एज के बाद। लेकिन वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खोपड़ी में जी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ प्रॉब्लम हो तभी आप जाएं। तभी जाना चाहिए। Any message that you would like to give to our youngsters or the viewers? यस, जो मैसेज मैंने टॉक के दरमियान भी दिया, एक तो सेफ रोड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, हेलमेट हमेशा पूरा पहनिए, आधा टोपी वाला हेलमेट नहीं पहनिए। सेफ रोड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, जिम्मेदार सिटीजन की तरह बिहेव करिए। और हम लोग वेस्ट का बहुत ज़्यादा कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन जो वेस्ट का अच्छा पार्ट है वो भी उसको फॉलो करना चाहिए कि वो लोग का डाइट में वो लोग वेजीज और वो सारी चीज़ें बहुत लेते हैं। वो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जो हम लोग कई बार नहीं करते। इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है जो ये भी बोलते हैं कि अगर उनकी किसी दिन एग्जाम भी होगी तो भी वो अपना वर्कआउट मिस नहीं करते। सो दे ऑलवेज स्टिक टू देयर वर्कआउट्स एंड ऑल। सो इन चीज़ों को भी हम अपने लाइफ में कल्टिवेट करें या इनकलकेट करें। सो दैट इज द ओनली मैसेज ऑफ दिस टॉक। Thank you so much, sir. It was pleasure having you on this show, and I'm sure बहुत सारे viewers को अपने दिमाग के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है आज इस शो के दरमियान। Thank you so much. Thank you very much. So that was Dr. Parth Jani, the neurosurgeon, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें हमें बताई कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमें इसको कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए। तो आप भी रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम दूसरे गेस्ट को मिलेंगे, और अभी के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। फर्नीचर कर्टसी Taroni Furniture Private Limited. Thank you.